नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी समाजशास्त्र सिंपल पेपर 2024 और ये नंबर 6 सिंपल पेपर है। सिंपल पेपर 1, सिंपल पेपर 2, सिंपल पेपर 3 और सिंपल पेपर 4, 5 ये सारे सिंपल पेपर ऑलरेडी वीडियोज़ इसके आ चुके हैं और इसके प्लेलिस्ट भी तैयार किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी सिंपल पेपर नंबर 6 जो नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्लास 11th के लिए फाइनल पेपर में ये काफी सारे प्रश्नों को आप में मदद करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, सामाजिक स्तरीकरण से क्या अभिप्राय है। देखिए, स्तरीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से लेकर निम्न रूप से स्तरीकृत किया जाता है। मतलब बांटा जाता है, भिन्नताएं होती है, बदलाव किया जाता है, जिसमें उच्च कोटि, निम्न कोटि आदियों को आधारित रखकर, आधार में लेके इनके विभिन्न श्रेणी का निर्माण किया जाता है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निजातीयता से आप क्या समझते हैं। निर्जातीयता किसी व्यक्ति या समूह के निर्जातीय समूह की अपनेपन की भावना है। मतलब अपनत्व की इच्छा भावना ही यहाँ पे निर्जातीयता कहलाता है। एक व्यक्ति या समूह के वे विभिन्न सांस्कृतिक लक्षण गुण के कारण स्वयं को एक विशेष जातीय समूह से कैसे संबंधित करते हैं, इसे हम निर्जातीयता कहते हैं या निर्जातीयता यह कहा जाता है। इसलिए निर्जातीयता जैविक की तुलना में अधिक सांस्कृतिक होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अंतः विवाह से आप क्या समझते हैं। अंतः विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में से ही लड़का या लड़की को चुनना पड़ता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है अंतः विवाह से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग में से लड़का और लड़की को चुन के आपस में शादी किया जाता है, इसे ही हम अंतः विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है। समाज शास्त्र पढ़ना क्यों जरूरी है। समाज शास्त्र का अध्ययन करने की कुछ मुख्य आवश्यकताएं हैं जो निम्नलिखित है। पहला है, समाज शास्त्र का अध्ययन करने से हमें समाज के विभिन्न पहलुओं, संरचनाओं, संबंधों और प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान मिलता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है, समाज शास्त्र का अध्ययन हमें सामाजिक व्यवस्था और प्रगति के नियम सिद्धांतों को समझने में भी मदद करता है। तीसरा पॉइंट है, समाज शास्त्र का अध्ययन हमें अपने समाज के साथ ही अन्य समाजों की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विविधता को सम्मानित करने और समझने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, समाज शास्त्र का अध्ययन हमें व्यवसाय, श्रम, पारिवारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, अपराध, राजनीति आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, समाज शास्त्र का अध्ययन करने से हमें समाज के विभिन्न पहलुओं, संरचनाओं, संबंधों, प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान मिलता है। तो ये समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सामाजिक परिवर्तन के कारण को बताएं। किन कारणों से सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो पहला पॉइंट है तनाव एवं टकराव, दूसरा है सामाजिक समस्याएं, तीसरा है क्रांति, चौथा है सांस्कृतिक परिवर्तन, पांचवा है रूढ़िवादिता और आवश्यकता। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कारण सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन देखने को आपको मिलता जो है वो इन्हीं पॉइंट्सों के कारण, इन्हीं मुद्दों के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सामाजिक परिस्थिति से आप क्या समझते हैं। परिस्थिति का अर्थ किसी व्यक्ति के एक समय विशेष में, किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष व्यवस्था के अंदर जो स्थान प्राप्त होता है या जो स्थान मिला होता है वह उसकी परिस्थिति होती है। ये भी VVI प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक
परिस्थिति से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक परिस्थिति से आप यह समझते हैं कि एक समय में, किसी विशेष समय में, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष व्यवस्था के अंदर जो आपको स्थान प्राप्त हुआ है, जो आपको जगह प्राप्त हुआ है, वही आपकी परिस्थिति कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सामाजिक परिस्थितिकी को समझाइए। देखिए, सामाजिक परिस्थितिकी वह विचारधारा है, वह सोच है जो यह बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन के संगठन, पर्यावरण की सोच तथा कोशिश को एक आकार देता है, एक सूत्र में बांधता है, सामाजिक परिस्थितिकी। अगला प्रश्न हमारा कहता है पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी प्रभावों का उल्लेख कीजिए। प्रौद्योगिकी पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभावों का कारण बन सकती है। पहला तो है प्रदूषण। प्रौद्योगिकी के उपयोग से वायु, जल, ध्वनि, भूमि, इन सभी में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए कारखानों द्वारा धुएं का उत्सर्जन, खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव, वाहनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को फैलाता है। अगला पॉइंट है हमारा जलवायु प्रदूषण। प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जो वायुमंडल में ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं। इससे बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, मौसम का अस्थिर होना और जलवायु संबंधी आपदाओं का बढ़ना होता है। अगला पॉइंट है हमारा जैव विविधता का नुकसान। देखिए, प्रौद्योगिकी के उपयोग से वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैविक अवैध व्यापार के कारण अपने प्राणी और पौधे की लुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है और संतुलन उत्पन्न होता है, प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी होती है। तो ये कुछ मुद्दे थे जो पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के प्रभावों के कारणों को दर्शाता है, किस प्रकार से प्रौद्योगिकी जो है वो पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रदूषण संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप कौन-कौन से हैं? देखिए, प्रदूषण संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के कई मुख्य रूप हैं। भूमि में से लगातार पानी निकलने से अकाल, सूखे की स्थिति आ सकती है। जंगलों को काटने से भूरक्षण तथा बाढ़ की स्थिति आ सकती है। तीसरा है वातावरण में वायु प्रदूषण बढ़ने से देशव्यापी गर्मी भी बढ़ सकती है। तो प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप अब में आप इन सारे पॉइंट्स को बताएंगे यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है तो। अगला प्रश्न हमारा कहता है यांत्रिक एवं जैविक सद्भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, यांत्रिक सद्भाव वह है जिसमें वस्तुओं के बीच कोई जीवित संबंध नहीं होता, बल्कि वे केवल बाहरी बल नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए यांत्रिक तरंग हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया जिसे हम काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी कहते हैं, यांत्रिक प्रणाली इत्यादि। लेकिन जैविक सद्भाव वह है जिसमें वस्तुओं के बीच कोई जीवित संबंध होता है, रिलेशन होता है और वे अपने आप या अन्य वस्तुओं के साथ बदलाव करते हैं। उदाहरण के लिए जैविक तरंग, जैविक ऊर्जा, जैविक प्रणाली आदि इसमें भी हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सभी धर्मों में पाई जाने वाली विशेषताओं को लिखिए। सभी धर्मों में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो आप लिखेंगे सभी धर्मों में पाई जाने वाली विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला तो है ईश्वर पर विश्वास, धर्म ग्रंथों का महत्व, पूजा करना, उपासना करना, नमाज का अभ्यास करना, आचार व्यवहार नैतिकता का पालन करना, त्योहार उत्सव व्रत का आयोजन करना, ये आपको सभी धर्मों में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, किसी भी धर्म में आपको उनके ईश्वर के प्रति उनका विश्वास होता है, धर्म ग्रंथ जो उनका है उन पे उनका महत्व होता है, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं, आचार व्यवहार नैतिकता का पालन करना, तो ये सभी धर्मों में पाई जाने वाली कॉमन सी विशेषताएं होती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है जैविक रूपांतरित खेती के परिणामों की चर्चा कीजिए। देखिए, जैविक रूपांतरित खेती का अर्थ है रासायनिक खेती से जैविक खेती में परिवर्तन करना। जैसे कि भूमि की उर्वरता में सुधार आता है यदि आप जैविक रूप से, और जैविक रूपांतरित खेती के परिणामों की बात करें तो जो रासायनिक खेती होती है ना,
उससे हमारा ज़मीन कहीं न कहीं बंजर होता है। लेकिन अगर जैविक रूपांतरण खेती आप करते हैं तो भूमि की उर्वरकता को बढ़ाया जाता है, उससे उपज की क्षमता को बढ़ाया जाता है, पर्यावरण की रक्षा की जाती है, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार किया जाता है, आर्थिक लाभ और सामाजिक उत्थान किया जाता है। तो ये जैविक रूपांतरित खेती के परिणामों के बारे में था, जिसमें ये 4 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हम जैविक रूपांतरित खेती के अर्थ के रूप में जानते हैं। वहीं पे अगर रासायनिक खेती की बात कर ले तो इसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं, खाद खल्ली होते हैं जो खेत के साथ-साथ इंसान के स्वास्थ्य को भी दिन प्रतिदिन खराब करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है परिवार समाजीकरण की प्रभावी अभिकरण है, चर्चा कीजिए। देखिए परिवार जो है वो समाजीकरण का प्रभावी अभिकरण है क्योंकि परिवार मनुष्य का प्रथम मुख्य समाजीकरण का स्रोत माना जाता है। परिवार में बच्चे अपने माता पिता भाई बहन अन्य सदस्यों से अपनी पहचान व्यक्तित्व रुचि आदतें आदि विकसित करते हैं। दूसरे नंबर पे है परिवार में बच्चों को समाज के आवश्यक गुण कौशल का बोध होता है। परिवार में बच्चों को संबंधों का महत्व सहयोग समझौता सम्मान जिम्मेदारी आदि सब सिखाया जाता है। परिवार में बच्चों को समाज के नियमों और अपेक्षाओं का पालन करना सिखाया जाता है। परिवार में बच्चों को अपने धर्म जाति वर्ग लिंग आदि के अनुसार आचार व्यवहार और नैतिकता का पाठ या मान्यता भी प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है आधुनिक समाज के संदर्भ में सहयोग को उदाहरण सहित बताएं। आधुनिक समाज के संदर्भ में सहयोग को हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है। सहयोग का अर्थ है एक लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समूह को आपस में समन्वय और समर्थन करना। आधुनिक समाज के संदर्भ में सहयोग की आवश्यकता और महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला पॉइंट है आधुनिक समाज में विभिन्न क्षेत्र वर्गों जातियों धर्मों राष्ट्रों आदि में लोग एक दूसरे के साथ संपर्क और संबंध में रहते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सम्मान समझ और सहयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आधुनिक समाज में श्रम विभाजन विशेषीकरण और विभिन्नताओं का बहुत अधिक स्तर है, इसलिए लोगों को अपने कार्यों को समन्वित और सुचारू रूप से करने के लिए सहयोग करना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है संस्कृति के भौतिक पक्ष विस्तार से चर्चा कीजिए। भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ा हुआ होता है जो हमारी सभ्यता कहलाता है, जिसे हम अपनी सभ्यता कहते हैं, और हमारे जीवन के मौलिक पक्षों से संबंधित रखता है ये, जैसे हमारी वेशभूषा हमारा भोजन घरेलू सामान आदि, ये सभी हमारा क्या है संस्कृति के भौतिक पक्ष को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गद्यांश को पढ़ना है और इन गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए 2 प्रश्नों का जवाब देना है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा कहता है कृषि के स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो कृषि के स्तरीकरण से तात्पर्य यह है कि कृषि गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका और योगदान का वृद्धि होना। यह इस बात को दर्शाता है कि महिलाएं कृषि क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली और स्वावलंबी बन रही है। तो पहले प्रश्न का जवाब ये था। दूसरा है स्तरीकरण के किन्हीं 2 कारण को बताइए और उन राज्यों का नाम बताइए जहां यह मापदंड लागू हुआ है। तो देखिए पुरुष और शहरी क्षेत्रों में रोजगार और बेहतर आय की तलाश में पलायन करना, इसमें महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। विधवापन तलाक या फिर पुनर्विवाह के कारण पुरुषों का परिवार से अलग हो जाना, इसमें महिलाओं का परिवार का भरण पोषण अकेले करना पड़ता है। तो ये 2 प्रश्नों के जवाब आपके इस प्रकार से थे। इस प्रकार से आपने देखा सोशियोलॉजी समाजशास्त्र सिंपल पेपर नंबर 6 यहाँ पे समाप्त हो गया। ये क्लास 11th न्यू सिलेबस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और हमने बताया ही आपको 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा रखा है और छठे की बारी थी। तो आशा करता हूँ कि आज के सिंपल पेपर की जो प्रश्न उत्तर थे उसकी दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।